नमस्कार, आदाब। बोल इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। खैर मकदम है। इन दिनों हम आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन पर फ्री क्लासेस की एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम बातचीत की कला या कहें वार्तालाप को रोचक और सार्थक कैसे बनाएं या गुफ्तगू को एक फनी एतबार से कैसे बरतें, इस बारे में बातें कर रहे हैं। अब तक हमने आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन की इस सीरीज में इस कोर्स के हाइलाइट्स, जिसमें इंट्रो टू आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन देते हुए सीरीज के ब्रॉडर आउटलाइंस की बात की थी, कम्युनिकेशन के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की बात की, इंटरव्यूइंग के डिफरेंट पर्पसेस और उनके फॉर्मेट्स की बात की। इसके अलावा हमने बहुत डिटेल में गेस्ट, होस्ट और ऑडियंस, जो हमारे इस पूरे एक्सपीरियंस के तीन इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, उनके बारे में हमने बहुत डिटेल में चर्चा की। हमने वॉइस के इस्तेमाल और प्रेजेंटेशन और प्रोडक्शन के टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर भी कुछ चर्चाएं की हैं इस छोटी सी सीरीज में। हालांकि इसमें बहुत सारी और बातें हैं जो आगे भी होंगी और होनी चाहिए। हमने रिसर्च को एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क की तरह लिया और उसके अलग अलग पहलुओं की बात की है। लिसनिंग के रोल को भी हमने अंडरलाइन किया, जिसमें एक्टिव लिसनिंग का क्या रोल हो सकता है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन में, उसकी बात की कि वो क्या है जो हमें एक अच्छा लिसनर होने से रोकता है, या बैरियर्स टू लिसनिंग क्या क्या चीजें हो सकती हैं। जरूरत पड़ने पर अपनी इंटरव्यूइंग स्टाइल को बदलकर अपना पर्पस कैसे अचीव करें, इस पर भी हमने कुछ चर्चा की है। क्वेश्चनिंग टेक्निक्स के सिलसिले में हमने उसे रिसर्च से जोड़कर समझने की कोशिश की है, और गेस्ट के साथ रैपो बनाने का सवाल भी यहाँ चर्चा में आया है। तो इस छोटी सी जो एक्सरसाइज है, जिसके बारे में मैंने पहले भी कहा कि ये जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ वो मेरा अपना किया हुआ, बरता हुआ एक्सपीरियंस है। आज हम एक एग्जाम्पल से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब चीजें, जिनकी बातें हम पिछले क्लासेस में कर रहे थे, वो अगर किसी एक असाइनमेंट में लागू की जाएं तो कैसे कैसे सामने आ सकती हैं, और कैसे अगर हमने इन सब बातों को ठीक से समझ लिया है या कहीं बैक ऑफ द माइंड रखा है, तो हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में कामयाब हो सकते हैं, या उसमें वक्त थोड़ा कम लगेगा और एक तरह का सेटिस्फैक्शन आप हासिल कर पाएंगे और एक प्रोफेशनल आउटपुट डिलीवर कर पाएंगे। अब मिसाल के तौर पर यहाँ मैं एक गेस्ट का एग्जाम्पल देता हूँ कि मान लीजिए कि आप एक ऐसे आदमी के बारे में आपको पता चला जो पिछले 25-50 वर्षों से कैमरे कलेक्ट करता है, नए पुराने कैमरे जो जिनसे फोटो खींचे जाते हैं, स्टिल कैमरे कलेक्ट करने का उसको एक शौक सा है। 50 साल हो गए उसको। आपने कहीं अखबार में पढ़ा या किसी दोस्त से सुना या किसी ने आपको बताया कि एक आदमी है जो बम्बई में रहता है, जिसका नाम दिलीश पारेख है, और वो कैमरा कलेक्टर है। तो अब आपकी दिलचस्पी हुई कि हाँ, बहुत सारे लोग जैसे बहुत सारी चीजें कलेक्ट करते हैं। किसी को कॉइन कलेक्ट करने का शौक है, तो किसी को माचिस के रैपर्स या कवर्स कलेक्ट करने का, किसी को अखबारों के मास्टेड कलेक्ट करने का, किसी को पुरानी घड़ियां कलेक्ट करने का। इस तरह से एक शौक है जो सोसाइटी में ये एक प्रैक्टिस भी है। तो ये एक आदमी कैसे अपने जो अपना जो कलेक्शन है उसमें एक हिस्ट्री को एक तरह से कहिए कि दर्ज करके रखे हुए हैं। अगर हम किसी चीज को अलग अलग टाइम फेजेस में जो बनाई गई और प्रैक्टिस की गई उनको एक जगह रखते हैं, तो उससे हमारे पास बहुत एक लर्निंग का भी उस वो एक सोर्स है कि हम ये जान पाते हैं कि जैसे अगर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में कोई चीज अर्ली प्रिंटिंग डेज में कैसे प्रिंट होती थी, फॉन्ट क्या इस्तेमाल होते थे, इंक क्या इस्तेमाल होती थी, इमेजेस कैसे छपती थी। जैसे हर प्रोफेशन में एक इवोल्यूशन होता है जो उसमें एक तरह का टाइम स्टैंप लगा हुआ होता है। ये हम अपने एक्सपीरियंस से इस बात को जानते हैं, और हम ये बात रिकॉर्ड करना चाहते हैं कि चलो आज हमारे पास एक गेस्ट है जिसका काम है स्टिल कैमरे कलेक्ट करना, यानी कि जिन कैमरों से घरों में तस्वीरें या स्टूडियो में या किसी प्रोफेशनल असाइनमेंट में तस्वीरें खींची जाती हैं, वो कैमरे कलेक्ट करता है एक आदमी है। तो आपने अपना काम शुरू कर दिया, आपने रिसर्च की, आपने
उसके बारे में जानने की कोशिश की कि अच्छा उसके बारे में कहीं क्या कुछ छपा है, क्या उसने कोई इंटरव्यू दिया है, या जिसने आपको बताया उसका क्या सोर्स है। तो आपने अपनी यहाँ से आपकी एज एन प्रोड्यूसर एंड होस्ट आपका रोल शुरू हो जाता है कि अब आप जिस दिन आपको ये बात पता चली उस दिन से आप इस सब्जेक्ट में थोड़ा घुसने की कोशिश करें, ना सिर्फ दिलीश पारिक के बारे में बल्कि कैमरा कलेक्शन एज अ हॉबी भी क्या चीज है इसको लेकर भी थोड़ा अपने रिसर्च का पार्ट बनाएं। और ना सिर्फ हिंदुस्तान, ना सिर्फ मुंबई, बल्कि दुनिया भर में जो कैमरा के कलेक्टर्स हैं उन्होंने इस काम को कैसे किया है इसकी कोशिश करें कि एक थोड़ा आपका जो रिसर्च का कैनवस है वो थोड़ा बड़ा हो जाए और उसमें आप दिल लगाकर कि आपको अब एक ऐसे आदमी से मिलना है जिसने अपनी जिंदगी के 50 साल इसमें लगा दिए। तो आपको पता चला पहली बात कि ये जो आपका गेस्ट है वो गुजरात में पैदा हुआ था, यानी कि वो कल्चरली वो एक गुजराती आदमी है। फिर आप जानने की कोशिश करते हैं कि अच्छा उसका और क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है। तो पता चलता है कि उसके जो दादा थे वो एक ज्वेलर थे और ज्वेलरी के पेशे में रहते हुए कई बार जो लोग जिनके पास पुराने आर्टिफैक्ट्स या कैमरे उनके घर में नहीं है, उनको यूज नहीं हो रहे हैं, तो उनको औने पौने दामों पे बेचकर ज्वेलर से पैसे ले लेते थे। इस तरह से धीरे धीरे करके ये सब आपको कुछ रिसर्च के दौरान बातें पता चली। आपको ये भी पता चला कि आपके गेस्ट की उम्र है करीब 80 साल और वो मुंबई के उसके लोकेशन आपने पता किया कि वो कहाँ रहता है। तो पता चला कि वो मुंबई के किसी मालाबार हिल्स के किसी कॉलोनी में रहता है। तो आपने उसका फोन नंबर ढूंढा, उनके साथ बात की और उनको अपना पर्पस बताया साफ साफ कि आप क्या करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि उनके इस शौक को, उनके कैमरों को, उनके जो फैमिली और उनके फॉर्मेटिव ईयर्स हैं और उनके उनके प्राइमरी प्रोफेशन, ये सब के बारे में बात करना चाहते हैं। ये आपने अपना पर्पस एक्सप्लेन किया और वो अगर राजी हो गए तो आपने उनसे पूछ लिया कि भाई किस दिन। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि 12 फरवरी को शाम 5 बजे आप आ जाइएगा। कहाँ आ जाइएगा? तो आपने उन्होंने पूछा घर में आ जाइए, घर का अपना पता बता दीजिए और हम ठीक है शाम को 5 बजे आ जाएंगे। अब आप अपने रिसर्च में फिर ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो कैमरा बनने की हिस्ट्री क्या है, कितनी पुरानी तक जाती है, मतलब किस साल में कैमरा इन्वेंट हुआ होगा। क्योंकि आपका जो कलेक्टर है वो हो सकता है कि खुद उतना हिस्ट्री को लेकर अवेयर ना हो। वो किसी कैमरे के मेक का साल 1815 बता रहा हो मान लीजिए, लेकिन आपको मालूम हो कि 1829 में कैमरा पहली बार बना। लेकिन चूंकि आपके कैरेक्टर को हिस्ट्री में उतनी दिलचस्पी नहीं है जितना अपने कलेक्शन को ज्यादा रिच बनाने और कुछ सुनी सुनाई बातों को करने में है, तो क्योंकि वो हिस्टोरियन नहीं है और ना वो उस डिसिप्लिन में अपने को डालना चाहता है, वो हो सकता है कि सुनी सुनाई बात पे अपने किसी गट सेंस पे ये बात कह रहा हो। तो आपको अपने अपनी तैयारी में जो, क्योंकि ये सारी बातें जब हो जाएंगी वहाँ वो ऑडियंस के सामने रखी जाएंगी और अगर कैमरा इन्वेंशन से पहले का कोई साल आपके कलेक्टर ने बता दिया और आपका लिसनर खुद अवेयर है, तो ये पाया जाएगा कि आपने एक जिम्मेदारी से रिसर्च में अपना दिल नहीं लगाया या फिर उस नुक्ते को ध्यान में नहीं रखा और जब कैमरा बनते नहीं थे उससे पहले के कैमरे का कोई साल आपके कलेक्टर ने बताया। इस तरह से रिसर्च जो है वो आपका और वाइडन होता जाता है। आपको अलग अलग कैमरों के जो नाम, उनके फंक्शन करने के कैसे कैसे नेचर बदलते गए, उसके बारे में भी कैसे उन्हें प्रोनाउंस किया जाता है। मान लीजिए कोई कैमरा लाइका है, लिखा हुआ है अंग्रेजी में अगर LEICA ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो आप उसे लीसा ना पढ़ें। या हैजल ब्लेड कोई कैमरा है तो हैजल ब्लेड को कैसे प्रोनाउंस किया जाता है। तो आजकल प्रोनाउंसिएशन के भी टूल्स मौजूद हैं जिससे आप सुन सकते हैं कि अगर हैजल ब्लेड है तो हैजल ब्लेड को कैसे 2-3 बार गौर से सुन लीजिए।
दूसरे इंटरव्यूज में सुन लीजिए जो कैमरों के बारे में हैं, या कैमरे के फीचर्स बताने वाले जो एक्सप्लेनर्स हैं उसमें सुन लीजिए कि स्टैंडर्ड उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है। ये सब आपके रिसर्च में मतलब इसके और भी डायमेंशंस हो सकते हैं। मैं भी आपको थोड़ा और कॉन्साइज करके इस छोटे क्लास के हिसाब से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इस पर बहुत सारी और भी चीजें होंगी जो आगे आप ध्यान रख सकते हैं। फिर आपको जो कमिटमेंट है कि आप 12 फरवरी को शाम 5 बजे पहुंच जाएंगे, तो आप इस तरह से अपनी जर्नी प्लान कीजिए जहां भी आप रहते हैं। अगर आप हैदराबाद में रहते हैं तो कितना टाइम आपको बम्बई पहुंचने में लगेगा, पहुंचने के बाद आप शाम 5 बजे उनके बताए हुए घर पर कैसे पहुंच पाएंगे, ये आप पहले से पूछ लीजिए कि अगर आप मुंबई के एक ऐसे इलाके में हैं जहाँ सुबह के बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, दोपहर में कम है, या कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लें कि हम एक प्रोफेशनल प्रेजेंस अपनी वहां दिखाएं। इसके लिए आपको थोड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी, और इसके बारे में जो लोग जानते हैं जगहों के बारे में और जर्नी के ये सारे प्रॉस कॉन्स के बारे में, उनसे राय मशवरा लेकर अवेयर रहकर एडवांस में आपको प्लानिंग कर लेनी चाहिए, ताकि आप टाइम पर गौर कीजिए। आपके टाइम पर पहुंचने से आपका गेस्ट आपकी प्रोफेशनल प्रेजेंस को ठीक ढंग से एक्सेप्ट कर पाता है। अगर आप किसी मजबूरी की बात अलग है, एक्सेप्शनल वो अलग चीज है। अदरवाइज अगर आपके पास अप्रोच आपका अनप्रोफेशनल है तो आपको अनप्रोफेशनली ही रिसीव किया जाएगा, और आपका पूरे एक्सपीरियंस पर, आपके पूरे आउटपुट पर उसका असर पड़ेगा। इसलिए शाम 5 बजे का मतलब शाम 5 बजे, लेकिन इसमें साथ में आप पहले से गेस्ट को जरूर बता दीजिए कि शाम 5 बजे हम पहुंच तो जाएंगे, लेकिन रिकॉर्डिंग हम हो सकता है 6 बजे शुरू करें, क्योंकि हमको आपके घर में लाइटिंग करनी होगी, मतलब कैमरे लगाने होंगे, लाइटिंग करनी होगी, कोई बैकड्रॉप आपका ठीक से देखना पड़ेगा। हो सकता है कि आपके घर का फर्नीचर हमारे कैमरों के रखने की जगह के हिसाब से उतना सूटेबल ना हो, क्योंकि वो कोई स्टूडियो तो है नहीं, आप घर में 2 कैमरे या 3 कैमरे लगा रहे हैं। हो सकता है कि आप वहां पर कोई सेटिंग में भी कोई चेंज करना चाहते हो, एक फर्नीचर इधर की तरफ और कोई दूसरा बैकग्राउंड में कोई चीज आप चेंज करना चाहते हो, कोई फूल का गुलदस्ता लगाना चाहते हो। ये सारी चीजें आप पहले से गेस्ट को बताकर रखेंगे, तो उनके लिए भी वो कोई एक अनएक्सपेक्टेड एक्सरसाइज नहीं होगा, क्योंकि उनके घर में हो सकता है कि इस तरह के कोई इंटरव्यू करने के लिए, उनकी प्रोफाइलिंग के लिए कोई पहले ना आया हो। तो उस नई चीज के लिए आप उनको पहले से अगर बता कर रखेंगे, तो वो पूरा घर और घर के जो केयर टेकर से लेकर जो लोग भी घर के इम्पोर्टेंट लोग हैं, वो इस बात के लिए मेंटली तैयार रहेंगे कि कम से कम 1-2 घंटे तक उनका घर कुछ अजनबियों से ऑक्युपाई रहेगा, और वहाँ कुछ रिकॉर्डिंग हो रही होगी। जब घर पर आप पहुंचिए तो आपको रैपो अपने गेस्ट के साथ, गेस्ट के फैमिली मेंबर्स के साथ, या जो उसके ऑफिस के लोग हैं उनके साथ आपको एक अच्छा कॉर्डियल जेस्चर दिखाना चाहिए। आप को चाहिए कि वैसे भी लोगों से मिलते हुए मुस्कुराकर प्यार से उनसे बात कीजिए, और एक जो अजनबीपन है उसको खत्म करने के लिए खुद को इंट्रोड्यूस कीजिए, उनके बारे में पूछिए, अपना पर्पस ठीक ढंग से एक्सप्लेन कीजिए। जनरली लोग चाय पानी के बारे में पूछते हैं, फॉर्मेलिटीज, तो अब मौका देख करके अब अच्छा तो होता है कि आप मुस्कुराकर शुक्रिया कहते हुए बात को टालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप तो अपने काम से गए हुए हैं, आप उनके ऊपर कोई लाइबिलिटी, कोई बोझ तो बनना नहीं चाहते हैं। क्योंकि वैसे भी 1.5-2 घंटे अगर उनका घर एक तरह से आपके कब्जे में रहने वाला है, और सब लोगों का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा क्योंकि साउंड रिकॉर्डिंग हो रही है, तो उनका घर का कुत्ता किसी कोने में बंद कर दिया जाएगा, उनकी घर की काम में आने वाली जो उसकी घंटी नहीं बजेगी, घर के सारे लैंडलाइन फोन होल्ड पे रख दिए जाएंगे। तो ये सब माहौल में अच्छा हो कि आप जितना मैक्सिमम उनके अपने जिस घर में या जिस जगह पर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वहाँ सब लोगों को अपने परिवार की तरह, अपने घर की तरह, घर के मेंबर्स की तरह, और एक उनके इंटरेस्ट में कोई चीज हो रही है ये एहसास कराते हुए एक प्रोफेशनल जेस्चर बनाए रखिए, ताकि आपके जब आप वापस आए उस घर से या उस रिकॉर्डिंग के बाद, तो आपको अच्छी स्पिरिट में याद किया जाए, पॉजिटिव स्पिरिट में आपको याद किया जाए, और दूसरे लोगों से भी आपके काम की तारीफ की जाए। यहाँ पर जो टेक्निकल जो
नुक्ते हैं उनके बारे में हमने पहले आपसे कहा था कि कई बार होता है कि आप जो इक्विपमेंट लेकर गए हैं तो वो किसी लास्ट मोमेंट पर को धोखा दे जाए, तो आपके पास अभी उतना वक्त नहीं है कि आप सब कुछ नए सिरे से कोई स्टोर नया ढूंढें और एक नया बल्ब लाएं या कोई साउंड सिस्टम। तो एक बैकअप लेकर चलिए जिससे कि बिल्कुल गिरी हालत में भी किसी भी तरह का कोई एक जिसे कहते हैं ब्रेकडाउन या कोई ऐसा फकअप होता है तो आप उसमें अल्टरनेटिव इंतजाम हमेशा लेकर चलिए। और जैसे कि मैंने कहा कि पहले से आप बता देंगे, क्योंकि कई बार जो घरों की कंडीशंस होती हैं उनमें बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स भी काम करते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपको हमेशा ही 40 मिनट से 50 मिनट या 1 घंटा लाइटिंग में लगेगा। हो सकता है कि कई बार 20 मिनट में भी आप लाइटिंग ठीक से कर सकें, लेकिन 1 घंटा आप सेफर साइड के लिए उनको बोल देंगे, जिससे कि वो 5 बजे आपके पहुंचते ही डेस्परेट ना होने लगे कि जैसे ही आप बैठेंगे वैसे ही रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। कई बार ये भी होता है, जो नहीं जानता उसको लगता है कि 5 बजे अगर बुलाया गया है तो हमको 5 बजे ही आकर टीम के साथ बैठ जाना चाहिए, जबकि इस केस में रिकॉर्डिंग से पहले ये जो टेक्निकल तैयारी है जिसमें लाइटिंग, सेटिंग, बैकग्राउंड, ये सब चीजें, बैकग्राउंड बनाते वक्त मतलब कि गेस्ट को जब कैमरा देख रहा है तो पीछे की तरफ क्या दिख रहा है ये भी थोड़ा देखने की चीज होती है। कि आप ये देखें कि अगर आपका गेस्ट कैमरा कलेक्टर है तो घर में क्या कोई ऐसा बड़ा कैमरा है या कोई कैमरे का फोटो है जो पीछे फ्रेम में सजा दिया जाए, जिससे लगे कि जिसके साथ बात हो रही है उसका पैशन है कैमरा, और कैमरा फ्रेम में भी बीच के रेफरेंस की तरह दिखाई देता रहे। तो कुछ फर्नीचर आप उनसे पूछकर अपने उनके गेस्ट में जो भी उनके यहाँ हैं जो आपकी देखरेख में हैं या आपकी आपको होस्ट कर रहे हैं अपने घर में, उनको बता सकते हैं कि क्या हम ये थोड़ा ये चेयर इधर कर दें, ये सोफा इधर कर दें, क्या ये वाली लाइट ऑफ कर दें। ये सब चीजें घर में घर की तरह उनको कॉन्फिडेंस में लेते हुए करें। यहाँ पर ये भी अच्छा रहेगा जान लेना अगर उनके कोई पुराने इंटरव्यूज हैं कि आप वो जनरली पहनते क्या हैं, क्या वो कुर्ता पैजामा पहनते हैं या धोती पहनते हैं या टी शर्ट पहनते हैं या बहुत फॉर्मली ड्रेस्ड रहते हैं। ये कुछ थोड़ा एक अंदाजा एक आदमी की पर्सनल चॉइस का आपको अपने रिसर्च से पता चल जाएगा, तो उसी से कुछ मिलता जुलता, ये ना हो कि बहुत अलग अलग तो पोल्स पे जो वो हैं कपड़े गेस्ट के और होस्ट के बिल्कुल टकराते हुए से ना हो रंगों में, और उनकी फॉर्मल कैजुअल के कॉन्टेक्स्ट में अगर कहें तो उस हिसाब से आप तय कर सकते हैं, वो एक अच्छी बात होगी। यहाँ पर सवालों को जब आप बनाएं तो कोशिश करें कि सवालों को मेमोराइज ना करें। मेमोराइज करने का मतलब याद करने का, कि आप जैसे कि स्कूल में दिए जाने वाले जवाब एग्जाम में याद करते हैं और उनको उसी ऑर्डर में बोलते या लिखते हैं, उसके बजाय जो बातचीत करने का मुद्दा है उसको अपने दिमाग में जैसे बसा लें, ताकि अगर जब आप कोई सवाल पूछ रहे हो तो ये ना लगे कि एक मशीनी कोई टेप रिकॉर्डर या रिकॉर्डेड डिवाइस को बटन दबा दिया गया और टाटा टाटा टा उस तरह से, उसमें एक ह्यूमन ह्यूमन वार्मथ कहा जाए, और एक कम्युनिकेशन का जो एक डिजायर, और खुद सामने बैठा हुआ आदमी डर ना जाए कि आप तो इतने अच्छे ढंग से बोल रहे हैं और वो खुद नहीं वैसा प्रेजेंट कर पा रहा है अपने आप को, इसलिए मेमोराइज ना कीजिए सवालों को, मेरा सजेशन ये रहेगा। और इस तरह से बनाकर रखिए अपने सवालों को कि जो कैमरा कलेक्ट करने का शौक रखते वाले लोग देख रहे हों वो भी आपके इस क्यूरियोसिटी से कुछ सीखें, और आपके ऑडियंस भी जो नहीं भी रखते हैं कैमरा कलेक्ट करने का शौक, वो कैमरा कलेक्शन के इस शौक के बारे में कुछ एक इंटरेस्टिंग बातें इस पूरी जर्नी को समझ सकें। याद रखिए कि ये वो गोल्डन मौका है जो बार बार आपके हाथ में नहीं आएगा, इसलिए आप कोशिश कीजिए कि जितने पॉसिबल सवाल हो सकते हैं अपने दिमाग में बना के ले जाइए, और बातों के दौरान अगर कुछ नए सवाल भी जवाबों से निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको भी नजरअंदाज ना कीजिए, और भले उसके लिए आपको रिकॉर्डिंग बीच में कभी रुके या खत्म होने के बाद भी अपने
जहन पर जोर डाल लीजिए। आपके पास अगर कोई नोटबुक है तो उसमें नोट करके ले जाइए कि ये चीजें तो जरूर ही पूछूंगा, और इस तरह से सभी पहलुओं पर खुलकर बातें हो जाएं, ताकि जब आप वापस आ जाएं, अब आप पूरा सफर करके वापस हैदराबाद या पटना या लखनऊ जहां पर भी आप रहते हैं वापस आ जाएंगे, और फिर आप सोचेंगे कि अरे ये तो एक दो सवाल छूट ही गए, तो या ये इन्फॉर्मेशन और पूछ लेते, तो अब उसके लिए आपके पास कोई वक्त नहीं रह जाएगा, क्योंकि ये कोई अखबार में लिखे जाने वाले आर्टिकल या स्टोरी या रिपोर्ट नहीं है कि आपने फोन करके कोई एक इनपुट ले लिया और उसमें लिख दिया, क्योंकि यहाँ जो भी होगा वो कैमरे के सामने बोला जा रहा होगा, रिकॉर्ड किया जा रहा होगा। तो कोशिश कीजिए कि इस अपॉर्चुनिटी का जो अब आप गेस्ट के सामने बैठे हैं उसमें आप ठीक ढंग से अपनी तसल्ली के लेवल तक उसको समझने की, पूछने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर कुछ अननोन एरियाज भी हैं जो आपको सामने आएंगे, जो मैं मेरे अपने तजुर्बे में आते रहते हैं। एक तो ये कि रिसर्च के दौरान चलिए मुझे ये तो पता चल गया कि वो गुजराती बोलते हैं, मतलब गुजरात के रहने वाले हैं, लेकिन क्या कितने टाइम से वो महाराष्ट्र में रह रहे हैं, मुंबई में, क्या वो जो जबान हम बोल रहे हैं, हो सकता है कि अंग्रेजी बोल रहे हो या हम हिंदी बोल रहे हो या वट जो भी हमारी लैंग्वेज ऑफ कॉन्वर्सेशन है, उसको वो कितना समझ सकते हैं कि नहीं, ये बात थोड़ी सी आपको वहां मौके पर पहुंचने के बाद, रिकॉर्डिंग से पहले या फोन पर हुई बातचीत से कुछ अंदाजा लगाना चाहिए कि जिस जबान में ये कॉन्वर्सेशन होगा, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, उसको आपका गेस्ट कितना ठीक ढंग से समझ पाता है। मतलब आपके सवालों को वो क्या बार बार ऐसा तो नहीं बोलते कि अच्छा फिर से पूछिए, अच्छा क्या आपने पूछा, इससे आपके पूरे फ्लो पर असर पड़ता है। इसलिए ये अननोन एरिया है जिसमें आपको ठीक से उस वक्त तक नहीं पता चलेगा जब तक आप ये कॉन्वर्सेशन शुरू नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आप अपनी ये जो एडेप्टेबिलिटी है वहां आपकी काम आएगी कि आप कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, मौके की नज़ाकत के हिसाब से आप अपने बोलने के पेस को, पिच को रिपीटेटिव बनाकर या जैसे भी आप उसको समझाएं, जिससे कि आपका सुनने वाला ये भी ना समझे कि आप अपने गेस्ट को लेकर डिसरिस्पेक्टफुल हो रहे हैं। कई बार होता है कि आपका गेस्ट अपनी उम्र या एजिंग या बीमारी की वजह से सुनने में कोई उसको परेशानी होती है कि वो कोई हार्ड ऑफ हियरिंग जिसे बोलते हैं, ऊंचा सुनते हैं। तो ऊंचा सुनने वाले आदमी के लिए अगर आप जोर जोर से बोलेंगे नहीं, तब तक वो हर बार कहेंगे क्या है, फिर क्या हुआ, क्या कहा। तो फिर आप शुरू से ही ये तय करते हैं कि आप अपना थोड़ा वॉल्यूम अप करके रखेंगे, जिससे कि वो एक ही बार में सुन सकें। अब ये वॉल्यूम अप भी करते हुए आप चाहें तो ये कह सकते हैं अपनी रिकॉर्डिंग में कि हमारे ये जो गेस्ट हैं, ये चूंकि हार्ड ऑफ हियरिंग है या थोड़ा सा इनको सुनने में दुश्वारी है, इसलिए हम थोड़ा ऊंचा बोल रहे हैं, इसको अदरवाइज मत लीजिए कि हम कोई इनके लिए शाउटिंग कर रहे हैं या कोई हम डिसरिस्पेक्टफुल हो रहे हैं। ये सब बातें आपका लिसनर, आपका व्यूअर, आपका ऑडियंस खुद इसको ज्यादा रिस्पेक्टफुली समझ सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि आपका गेस्ट, आपका सब्जेक्ट जो है वो हार्ड ऑफ हियरिंग हो या किसी और दूसरी तरह की फिजिकल डिसेबिलिटी का शिकार हो। यहीं पर आपको ये भी पता चलेगा कि क्या वो आपका गेस्ट बहुत धीमे तो नहीं बोलता, धीमे का मतलब वॉल्यूम में धीमे या फिर अपने पेस में धीमे, जैसे भी। अब यहाँ आपको अगेन स्ट्रेटजी चेंज करनी होगी कि आप कैसे बोलें, धीमा बोलें, वॉल्यूम अप करके बोलें, पेस स्लो करके बोलें, पिच कैसा रखें। ये सब आपके स्पीच की ट्रेनिंग के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं जो यहाँ पर अप्लाई होंगी। फिर आपको ये भी देखना होगा कि आपका जो गेस्ट है वो आपके जवाबों को ठीक ठीक सटीक ढंग से जवाब दे पा रहा है कि नहीं। या कई बार आ, होता है कि आपने पूछा कुछ, जवाब कुछ और दिया जा रहा है, तो आप कितने कॉन्शियस हैं या प्रिपेयर हैं इस बात के लिए कि आपका सवाल अभी भी अनआंसर्ड है, तो आप दोबारा उसको रीफ्रेस करके दोबारा पूछ लें ताकि आपका जवाब फाइनली मिल जाए। ये भी देखना होगा कि क्या घर में कोई छोटे बच्चे तो नहीं है जो रिकॉर्डिंग के बीच किसी क्रूशियल मौके पर रोने लगे या चिल्लाने लगे या किसी ने किसी को आवाज लगाई जो कि आपकी रिकॉर्डिंग के बीच में आएगी, एक ऑब्स्ट्रक्शन की तरह से आएगी। कई बार होता है कि किसी पड़ोस के घर में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, बहुत एक स्टोन कटिंग की एक मशीन है जो बहुत हाई डेसिबल साउंड होता है, तो ये भी देखना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर टाइम पर
कंस्ट्रक्शन का काम होगा नहीं होगा, या उसको कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है, और 2-3 लेयर पर दरवाजे या खिड़कियों पर कोई ऐसी चीज डालकर जिससे कि नॉइज रिड्यूस की जा सके और ऐसा ना लगे कि आप बिल्कुल कंस्ट्रक्शन साइट पर बैठे हुए काम कर रहे हैं। तो ये एटमॉस्फेरिक जो जो चीजों पर हमने ध्यान देने के लिए आपसे कहा, वो भी आपकी इस रिकॉर्डिंग को एक ज्यादा प्लेजेंट और प्रोफेशनल बनाने में मदद करेगा। ये भी देखना होगा कि बहुत सारे लोग अपने ट्रेजर को लेकर, अपने पास जो उन्होंने कलेक्शन किए हैं उसको लेकर बहुत थोड़े पॉजिटिव होते हैं। तो ये खुद अब आपको मौके पर समझना होगा कि आपके किसी कैमरे को छूने से या ये कहने से कि इसको जरा खोल कर दिखाइए कि इसके अंदर कैसे फिल्म लोड होती है वगैरह वगैरह, ये क्या कोई ज्यादा इनफॉर्मल जेस्चर तो नहीं हो जाएगा। ये सब चीजें अभी अननोन एरियाज हैं जो आप मौके पर पहुंचकर ही समझ पाएंगे। कई बार होता है कि बातों के बीच में बहुत पैशनेटली अगर वो अपने गुजरात के बचपन के घर की का कोई जिक्र कर रहे हैं, तो क्या घर में कोई फैमिली एल्बम है जिसमें उस गुजरात के घर को हम दिखा सकते हैं? वो एक वैल्यू एडिशन हो जाता है। आपका ऑडियंस, आपका जो व्यूअर है, वो उसको भी क्यूरियोसिटी होती है कि जिस गुजरात के घर की बात हो रही है, जिसमें वहां पर एक हाथी था पत्थर का बना हुआ जिसके ऊपर हम बैठकर खेला करते थे, तो क्या हम देख सकते हैं उस हाथी को, वो कितना बड़ा था और कैसे बैठते थे ये? तो एक छोटी सी क्यूरियोसिटी होती है जो आपके इस पूरे कॉन्वर्सेशन में एक नया डायमेंशन ऐड करती है, एक उसमें नॉस्टैल्जिया और एक अलग तरह का इमोशन ऐड करती है। तो अगर घर में कोई एल्बम है तो आप अपनी ही किसी नोटबुक में नोट कर लीजिए या अपने साथी को कह दीजिए कि ऐसा कोई जिक्र है, तो रिकॉर्डिंग के बाद उस एल्बम के बारे में पूछ लिया जाए, क्या वो उस एल्बम की फोटो खींचने के लिए या वीडियो बनाने के लिए वो राजी हैं कि नहीं है। कई बार आपको बातों बातों में ये पता चलता है कि उनके बारे में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में कोई चर्चा हुई, तो क्या उस पर कोई स्टोरी हुई अखबार में? अगर हुई तो क्या उसकी कोई कतरन वो दिखा सकते हैं जिससे उनकी कही हुई बात को आप एक ज्यादा ऑथेंटिक ढंग से पेश कर सकते हैं। ये भी देखना होगा कि क्या उनके ऊपर कोई वीडियो बना पहले, हो सकता है किसी टीवी चैनल ने एक छोटा न्यूज कैप्सूल बनाया हो, क्या उसकी रिकॉर्डिंग उनके पास है? नहीं है उनके पास तो क्या उनके किसी दोस्त ने संजो के रखी है, या उस टीवी चैनल से क्या वो वीडियो रिकॉर्डिंग छोटी सी 20 सेकंड की, 40 सेकंड की मांगी जा सकती है? ये आपके प्रोग्राम को अगेन वैल्यूएबल बनाएगी। यहाँ ये भी है कुछ चीजें जिसको हम लोग बहुत ध्यान रखते हैं कि आप किसी के घर में हैं, आपके साथ 4-6 लोग हैं, उनको वॉशरूम इस्तेमाल करने की जरूरत हुई, तो क्या हम उनका प्राइवेट स्पेस ऐसे बिना कुछ पूछे और एक हक के साथ इस्तेमाल कर लें, या वहां भी हम अपना वो प्रोफेशनल जेस्चर दिखाते हुए और ये सोचते हुए कि क्या इनकी प्राइवेसी में इंट्रूजन तो नहीं होगा, और क्या ये हमारा हक है कि हम किसी के घर में हैं तो उसका वॉशरूम यूज करें, तो उसके लिए हम कोई अल्टरनेटिव इंतजाम करें या उनसे पूछें। तो ये भी चीजें हैं जो ध्यान देने की हैं, जो हो सकता है कि आपके पूरे इस एक्सरसाइज को ही खराब बना दें और आपका गेस्ट नाराज हो जाए, या घर का कोई मेंबर और एक थोड़ी सी किरकिरी पैदा हो जाए। कई बार ऐसा होता है बातचीत के बीच में कोई जरूरी फोन आ जाने पर आपका गेस्ट चाहता है कि नहीं फोन सुन लिया जाए, वहां आपको रिकॉर्डिंग रोक देनी होगी, या कोई मिलने आ गया, बहुत जरूरी मीटिंग थी, तो वहां फिर आप कैसे दोबारा बातचीत शुरू करें और फिर वो सिरा जहां छूटा था उसको भूलें नहीं। बातचीत के दौरान अपनी आवाज में, अपने जो प्रेजेंस है आपका कैमरे के सामने, उसमें एक दोस्ताना रंग जरूर बनाए रखिए। प्रोफेशनल रंग के अलावा ये ना लगे कि आप कुछ उनको टेरराइज कर रहे हैं या उनको कुछ इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में डाल रहे हैं। ये सब चीजें हैं, और ये सब जब आप कर लेते हैं और घर वापस लौटते हैं अपने ऑफिस में या अपने स्टूडियो में, तो इस रिकॉर्डिंग को गौर से सुनिए। कोशिश कीजिए कि अगर कहीं कोई बातें रिपीट की गई हैं या गैर जरूरी बातें हैं या कोई गलत फैक्ट्स आ गए हैं किसी वजह से, तो उनको हटाइए केयरफुली सुनते हुए, क्योंकि अभी जो आपके पास मौका है, वहां पर तो बातों बातों में जो बातें आ गई थी वो तो चलिए कैमरा रोल हो रहा था, रिकॉर्डिंग सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था, लेकिन अगर ऐसी कोई बात आ गई है जो फैक्चुअली गलत है तो उसको हटा दीजिए। अगर कहीं पर बहुत बार होता है बातचीत के दौरान गेस्ट को या आपको एज अ होस्ट छींक आ जाए, या किसी थकान या किसी वजह से जम्हाई आ जाए, या
ब्लर, डकार जैसी चीज आ जाए। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप प्रीव्यू के दौरान उन्हें हटा सकते हैं, छुपा सकते हैं। ऐसा न लगे कि आप अपने गेस्ट को कोई एक बैड लाइट में या होस्ट को पेश कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को बोलते हुए में एक तरह का सलाइवा बनता है, जैसे मुंह जब होंठ खोलेंगे तो ऐसे तार से बन रहे होते हैं। कुछ एजिंग की वजह से भी होता है, या कुछ और न्यूरोलॉजिकल इशू भी होता है कि बोलेंगे तो बोलते बोलते थूक है, थूक से कुछ है कि यहाँ पे जम गया, फिर वो तार बनने लगे। किसी की आंख में कोई एक ऐसा सीपम जैसा आ जाता है, तो वो सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा होता है। तो हमारा पर्पस ये नहीं है कि हम अपने मेहमान को किसी वजह से बैड लाइट में पेश करें। कई बार होता है कि जो शर्ट उन्होंने पहना उसका एक कॉलर यहाँ से ऐसा टेढ़ा है, और वो हमेशा पूरी रिकॉर्डिंग भर टेढ़ा रहा, तो ये आपको देखना है कि वो तो इस वक्त अपने आप को आईने में देख नहीं पा रहे हैं, आपका कैमरा देख रहा है। तो आप देखें। और जैसे कई बार जो फीमेल गेस्ट हैं उनकी लिपस्टिक वगैरह फैल जाती है, या दांतों पे लग जाती है, या बाल कुछ लाउजी हो जाते हैं। ये सब चीजें हमें अपने चूंकि हम उनको एक हमेशा हमेशा के लिए एक उनकी प्रोफाइलिंग कर रहे हैं, और वो लंबे टाइम तक उसकी शेल्फ लाइफ रहेगी, तो ऐसी कोई चीज ना पेश हो जो आपको भी पछतावा हो कि अरे ये हम देख लेते। ये तो यानी सेट पे आपको ये सब अटेंटिव होकर रहना होगा। और अपने वीडियो एडिटर से कहिए कि अपने प्रोग्राम का एक अच्छा सूटेबल इंट्रो के साथ म्यूजिक और आउट्रो म्यूजिक वगैरह बना दे, जिससे कि आपका जो व्यूअर है, आपका जो ऑडियंस है, पब्लिश करने से पहले आप ठीक से प्रीव्यू करके ठीक से श्योर हो जाइए कि आप जो कुछ भी पेश करना चाहते थे वो बहुत ही तसल्ली बख्श ढंग से हो गया है कि नहीं। तो ये सब जो बातें अभी तक हम पिछले दिनों कर रहे थे, जिसमें बहुत से ऐसे जार्गन या टर्मिनोलॉजी और ये सब बातें आ रही थी, एप्लीकेशन में इसी तरह से स्टेप वाइज आएंगी। ये मैंने सिर्फ एक छोटा एग्जाम्पल आपके सामने रखा, और इस काम को करने का एक जो मेरा तरीका है वो मैंने आपको बताया। हो सकता है कि इसमें बहुत सारी चीजें आपकी नजर में छूट रही हो, तो वो आप उसमें शामिल कर लीजिएगा। तो फिलहाल इस बात को मैं यहाँ पर रोकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। फैसला सर वो मैं आज आपका वो वीडियो देख रहा था जिसमें वो मुस्लिम राइटर है, देखिए उनका नाम याद नहीं आ रहा अभी मुझे। तो उसमें आप आउटडोर में बैठे हुए हैं, मतलब उनके साथ, और आप उनके साथ बैठे हुए हैं, आप टांग पे टांग डाल के बैठे हुए हैं और उन्हें नॉर्मल बैठे हुए हैं। ये ऐसा मतलब किस मतलब उससे कुछ ऐसा नहीं फील होगा कि अपोजिशन में मतलब गेस्ट को या हम जिसकी इंटरव्यू कर रहे हैं, ऐसा कुछ मुझे फील हो रहा था। तो हाँ, ये तो क्या ऐसा सही हुआ, होगा? ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ हो सकता है कि चूंकि दो कैमरे जनरली रहते हैं तो उसमें टांग नहीं दिखती। हो सकता है इसमें 3 कैमरा रहा हो तो तीसरे ने टांग देखी हो। तो ऐसा अगर ऐसा हुआ है तो वो चूक, मैं कहूंगा कि वो चूक है। एक जी। इंटरव्यू के वास्ते अपन रेडी होके पूरे क्वेश्चंस, मतलब एक इंटरव्यू नो उनके बारे में जो व्यू है, जो इंटरव्यू लेते इस टाइम पे वो व्यू पॉइंट अपने दिल में सही नहीं दिख रहा। वट एवर वी थिंक, बाद में समझ में नहीं आ रहा है कि ही इज नॉट ए जेन्यून। नहीं तो थोड़े हाँ बातों में अपने को एतराज हो रहे तो हाँ उनसे ऑलरेडी कमिट होते हैं अपन, ठीक है वी विल टेक वन इंटरव्यू, वी विल पब्लिश बोल के बात, पब्लिश बोल के बात तो बोलते ना सर। पूरा सेट होने के बाद थोड़े पॉइंट्स में, थोड़े क्वेश्चंस में थोड़ा स्टडी करने के बाद अपने को ये डालना जायज नहीं बोले सर का फील करे तो देन व्हाट स्टेप्स वी शुड टेक सर। इसको एक एग्जांपल से समझाइए समीना जी। सपोज एक सोशल एक्टिविस्ट के पास मैं जाके मिली, मैं उनसे बातचीत करी, इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछी मैं। वो क्वेश्चंस के जरिए ये मालूम हो रहा था कि उतना जेन्युइनली उन्होंने सर्व नहीं कर रहे, नहीं तो वो ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपरली उन्होंने जस्टिस नहीं दे रहे। वो थोड़े बातों में अपने को भी आइडिया आ जाता ना सर। हाँ जो सुने सो बातों से ज्यादा प्रैक्टिकली इंटरव्यू लेते इस टाइम पे अपना हाँ दिल मान रहा कि ही इज शी इज नॉट ए जेन्युइन। हाँ जब वैसे टाइम पे ऑलरेडी मैं बोल देती हूँ कि इंटरव्यू लेना है, पब्लिश करेंगे। सपोज बोल इंडिया में अपन हम लोग पब्लिश भी करते बोलते हुए मैं कमिट हो गई ऑलरेडी, हाँ हाँ समथिंग आई टोल्ड। हाँ बोलने के बाद मेरे को वैसा दिख रहा है कि ये देने से पब्लिक में पब्लिश हुआ तो पब्लिक इम्पैक्ट कैसा होगा, हाँ
हाँ मीन्स बोल इंडिया वाले इन लोगों को भी समझ गए। पब्लिसिटी कर रहे हैं क्या, बोले सो हाँ मैं हाँ इमेज भी आ जाता ना सर। नहीं समझ तो गया। वैसे टाइम पे ड्रॉप ड्रॉप करना चाह रहे तो कैसा करना? नहीं ड्रॉप मत कीजिए। पहली तो चीज कि आप वहां से आइए ही मत वापस जब तक कि आप वो नहीं पूछ सकती जो आप पूछना चाहती थी। आपको लग रहा है कि वो फैक्चुअली मैनिपुलेट कर रहे हैं, सवालों के सही जवाब नहीं दे रहे हैं या दे रही हैं, और आपको फैक्ट मालूम है, तो फैक्ट अपने सामने उनके रखिए। मान लीजिए आप को मालूम है कि जिन 200 बच्चों को एजुकेशन देने का वो एनजीओ या कोई सोशल एक्टिविस्ट कह रहा है, दावा कर रहा है, और आपको मालूम है कि ऐसा कोई नंबर मौजूद नहीं है और कई ग्राउंड पर कोई बेनिफिशियरी नहीं है। ये अगर आपका प्रिपरेशन और कॉन्फिडेंस है तो आप जरूर उनको क्रॉस कीजिए और उनको कहिए कि आप जो कह रहे हैं ये बात आपको ठीक नहीं लगती, क्योंकि फैक्ट ये है। तो उस पर देखिए कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं। तो दोनों उनका तो आ ही गया जवाब, और आपको भी आपने जो अपनी तैयारी की थी और जो आपको फैक्ट्स मालूम है, वो फैक्ट्स आप सामने जब रख देंगी तो आपका चाहे बोल इंडिया हो या कोई भी फोरम हो या कोई भी लिसनर, वो आपकी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिस्पेक्ट करेगा कि आप सिर्फ सुनने नहीं गए थे बल्कि आपने अपनी बात रखी जहां तक आपको मालूम थी। तो इस ऐसे केस में आपको ड्रॉप भी नहीं करना पड़ेगा। तो नो सर, इवन जर्नलिज्म एथिक्स अपने अंदर थोड़ा बहुत फीलिंग आता ना सर, हाँ हाँ ये बिल्कुल। आगे नहीं, ये गलत है, या नहीं तो सम फोर्स भी है समझो, ठीक है कोई कुछ भी रहने दो, एज इट इज कवर अप करके डालेंगे तो भी अपने को इंटरेस्ट नहीं पैदा नहीं 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 हो रहा वो सर। करने का कोई मतलब नहीं है सलीमा जी। वो आप जो कह रही हैं जी। उसमें मुझे यही चीज लगती है। मतलब क्यों आप सिर्फ सुनने जाएंगी? आप गई हैं तो आप एक चीज को पता करने गई हैं, तो जो आपको चीज मालूम है आप कहिए। उस पर वो क्या बोलते हैं या बोलती हैं वो भी बात आनी चाहिए। ओके, व्हाट एवर रियल फैक्ट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। तो बस उस वक्त ऐसे होता है कि हम क्वेश्चंस बना लेते हैं दैट दिस आर द सीक्वेंस वी विल बी आस्किंग, हम्म। बट इंटरव्यू के टाइम पे एक अलग डायरेक्शन हो जाता है बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस, जो रिलेटेड क्वेश्चन पे पूछने से आप इट गोज इन अ टोटली डिफरेंट डायरेक्शन, हम्म। जिसके लिए आप प्रिपेयर नहीं, अगर नहीं है आपके पास वो रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं है, तो देन हाउ टू मैनेज दैट? एक तो किस वजह से वो हुआ, क्या चीज डिरेल हुआ, हाँ, या डिस्ट्रैक्ट हुआ, ये थोड़ा समझना पड़ेगा। कि आप जो सवाल लेकर गए थे और बातों का सिलसिला किसी दूसरे ट्रैक में चला गया, तो उसकी दो वजह हो सकती हैं। एक कि उस सवाल में ही कोई एक ऐसी चीज थी जिसका वो जवाब देते हुए आपका जो गेस्ट था या जो सब्जेक्ट था वो उधर चला गया। अब उसको सहारा देने की जरूरत है कि आपने एक्चुअली ये पूछा था, इस पर वो वापस आए। एक तो ये तरीका हुआ। मतलब एक ये वजह हुई। दूसरा हुआ कि कोई नहीं देना चाहता जवाब। जो अब ये दोनों में अलग अलग ढंग से आपको टैकल करना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा इरादा क्या है, क्यों आपका सवाल अनआंसर्ड रह रहा है। इस बात को आपको खुद वहीं पर जज करना पड़ेगा कि क्या गेस्ट के बोलने के तरीके में कोई कमी या आदत है जिससे कि वो एक इशू पर बात करते करते दूसरे पर चला जाता है। तो वो एक दूसरी चीज है, उसमें आप फिर उसकी मदद कर सकते हैं, फिर सवाल को दोबारा उसी तरह पूछ सकते हैं। लेकिन अगर कोई छुपाना चाहता है तो वो एक दूसरा मुद्दा है, और फिर जो छुपाना चाहता है वो पांचवी बार भी पूछने पर छुपाएगा ही। मेरा ख्याल है यही आपके पूछने का मतलब था, है ना? जी मतलब हाँ। अगर ये तो अभी चूंकि हम लोग एक एब्स्ट्रैक्ट सिचुएशन की बात कर रहे हैं ना, अगर आप जी ठीक 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 एग्जाम्पल से कहें कि आप कहें कि आप एक एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन के पास गए, आपने पूछा कि यहाँ 3 ऐसे मोहल्ले हैं जहां पर कूड़ा नहीं उठाया जा रहा है, मतलब गार्बेज हटाया नहीं जा रहा है, और इन मोहल्लों के नाम ये ABC हैं। अब ये कॉन्क्रीट बात हुई ना। अगर आप कॉन्क्रीट एग्जांपल से चलेंगे और आप हमको बताएंगे कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इस अथॉरिटी ने नहीं बताया इस बारे में, और बात करते करते वो डाइग्रेस कर गया, फिर पूछने पर डाइग्रेस कर गया,
तो उसको कैसे हैंडल किया जाए उस पर अलग से बात हो सकती है। इसलिए क्योंकि आप ठीक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल के साथ नहीं कह रहे हैं, इसलिए मैं आपको ऐसी हाइपोथेटिक सॉल्यूशन ही बता रहा हूँ मेरे अपने एक्सपीरियंस से कि ये 2 वजहों से डाइग्रेशन होता है। जी हरी भाई। जी ठीक, शुक्रिया सर। शुक्रिया। या अपन क्या इन केस जहाँ पर ऐसे सिचुएशंस आते हैं, वी हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ अनदर क्वेश्चंस, अगर वो डायरेक्शन में गया तो हाउ टू अगेन। always because it will go futile if you come barehanded. ओके जी, शुक्रिया। जी सर, मैं अब्दुल गनी साहब के सवाल से ही थोड़ा सा उसको ऐड करके मैं पूछना चाह रहा हूँ। अगर ये जो डाइवर्शन, अगर हमारा रिसर्च मुकम्मल तौर पे भी नहीं हुआ तो होने की गुंजाइश है क्या, ये डाइवर्ट होना? ये रिसर्च से ज्यादा इसमें फैक्ट्स की बात है। इस पर्टिकुलर केस में फैक्ट्स अगर आपके पास नहीं है तो आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है, जिससे आप क्वेश्चन करने गए हैं वो क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है कि आप कैसे ये बात कह रहे हैं। तो आपके पास प्रिपरेशन फैक्ट्स के मामले में होनी चाहिए। जी अच्छा। अपने को जो फील्ड में है, साइंस फील्ड है, एक डॉक्टर से, अगर आर्ट्स वाले एक डॉक्टर से इंटरव्यू लेते इस टाइम पे, तो टर्मिनोलॉजीज में थोड़े वर्डिंग्स उसमें मुश्किल होता ना सर, जब थोड़ा अंडरस्टैंड, तो इंटरव्यूअर कंपलसरी वो ग्रुप के रिलेवेंट रहना अच्छा है, या नहीं तो मैनेज कर सकते? मैनेज ही करना पड़ता है उस केस में। फिर अपने को एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट के डिसिप्लिन में डालना ठीक रहता है कि हम क्यों आइसोलेटेड क्यों पड़े रहे हैं और अपने को हम सिर्फ एक्सक्लूसिवली आर्ट वाला ही क्यों माने। बहुत सारे डिसिप्लिन ओवरलैप भी तो होते हैं, एक इंटर डिसिप्लिनरी चीज भी होती है। तो आप चाहें तो आर्ट बैकग्राउंड होते हुए साइंस की टर्मिनोलॉजी को थोड़े भरोसे के साथ बोलना या उसमें घुसना सीख सकती हैं। क्योंकि स्कूल की बात अलग थी, वहां पर स्ट्रीम साइंस और आर्ट्स अलग कर दिया गया। जिंदगी में तो सब कुछ मिला हुआ है। ऐसा नहीं हो सकता कि जो सिर्फ खेती कर रहा है वो कहेगा कि नहीं हम मोबाइल फोन नहीं यूज कर सकते, क्योंकि मैं एग्जाम्पल कह रहा हूँ। तो इस तरह से जिंदगी में ये बहुत सारी चीजें क्रिस क्रॉस आती जाती रहती हैं। और अगर आपकी दिलचस्पी होती है तो आप देखेंगे कि जिसने बिल्कुल भी कभी साइंस नहीं पढ़ा वो साइंटिस्ट लोगों से भी अपनी दिलचस्पी की वजह से अपना एक सेल्फ ग्रूमिंग करता है और अपने प्रोफेशन के भी ऑनर में या उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में इस काम को करता है। लेकिन सर स्पॉट में जो डिस्कशन में जो अपने क्वेश्चन से भी थोड़ा हटके रहते, थोड़े डिसीजेस के बारे में हम लोग बोलते हैं, तो थोड़ा टर्म्स क्या है न्यू पैदा हो जाते हैं वो टाइम पे, थोड़ा हाँ अपने को समझने में भी थोड़ा बहुत तो दिक्कत होती है वो टाइम पे, तो कवर करना थोड़ा मुश्किल होगा नहीं सर? मुश्किल है, लेकिन उसके लिए सिर्फ एक दिन का टाइम क्यों लें। अगर कोई चीज चल रही है, जैसे मान लीजिए अभी कोविड-19 का मसला था, उसमें बहुत सारे नए नाम नए ये सब आ रहे थे ना, बहुत नई टर्मिनोलॉजी आ रही थी। तो ऐसा तो नहीं किसी से आपसे कहा कि आज ये टर्मिनोलॉजी कॉइन हुई और प्रैक्टिस में आई और आप आज ही जाकर इस पर एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए। आप टाइम बाय कीजिए अपने को उस टर्मिनोलॉजी के अंदर डालने के लिए और उसमें बेटर साउंड करने के लिए, अनलेस कि आपके ऊपर कोई तलवार लेके नहीं खड़ा है कि बस आज ही इस काम को होना है। और एक आपसे सवाल पूछना है इरफान साहब कि अब किसी से अपन जब इंटरव्यू कर रहे हैं, नॉट ओनली उनके पर्सनल बारे में बट तो वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जो है, सपोज कोई वर्क कर रहा है ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट पे, कुछ देयर इज एन एनजीओ एक्टिविस्ट, तो वो पर्टिकुलर फील्ड के बारे में भी नॉलेज होना जरूरी है ना जो हम उनसे बात करने जाएंगे। तो हाँ बहुत इन डेप्थ बिल्कुल बिल्कुल। रिसर्च करना है या फिर एक वेरी हाई लेवल काफी हो जाएगी? अब ये डिपेंड करता है कि आप का पर्पस क्या है। मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपका पर्पस सिर्फ इन्फॉर्म करना और एक छोटी कुछ कैप्सूल इंफॉर्मेशन निकालना है, तब शायद उतनी जरूरत नहीं होगी। क्योंकि हम लोग बात कर रहे थे एक आदमी के पूरे प्रोफेशन की एक 360 डिग्री ओवरव्यू की बात कर रहे हैं, जिसमें कोई भी नो स्टोन अनटर्न्ड रह जाए, तब आपको जरूरी उसमें घुसना चाहिए और इन डेप्थ जानकारी लेना चाहिए। लेकिन अगर आपका पर्पस
एक 2 मिनट या 4 मिनट या 5 मिनट की कुछ इंफॉर्मेशन डिगिंग का है, तो आप सरफेस लेवल की जानकारी लेकर भी इस काम को कर सकते हैं। जी ठीक है, शुक्रिया। जी शुक्रिया। Assalamu alaikum, Irfan ji. बस I'm sorry that I joined late due to some inadvertent reasons. अच्छा, माफी चाहती हूँ. नहीं कोई बात नहीं। मैंने मिस कर लिए पूरे, लेकिन द लास्ट वन आई गेस्ट अपीयरेंस का जो आप लिप्स के ऊपर भी कुछ आए तो कितना केयर लेना पड़ता, वहां से मैं शुरू हुई आपके साथ. जी जी ऑल्सो आई वाज जस्ट फ्यू थोड़े एकदम डिटेल की बात है. इन इंटरव्यूज में हाँ। डू वी हैव इंटरव्यूज में क्या कैजुअल इंटरव्यूज भी होते, क्या इंटरव्यूअर बगैर क्वेश्चंस के भी इंटरव्यू कर सकते हैं? हाँ, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। वो बहुत एक्सपीरियंस वो होते हैं और अपने इंटेंशन को लेके बहुत कन्विंस्ड और कॉन्फिडेंट होते हैं, तब वो कर सकते हैं। ऐसे भी केसेस होते हैं। जी ओके. जी तो और जब अगर ये जैसे आप बोले कि वीडियो चैनल में कुछ ऐसी एक जैसे लेडीज का समझाया आप लिपस्टिक की या जेंट्स की कॉलर की वगैरह, और हाँ पूरी रिकॉर्डिंग हो चुकी, हाँ, सो हाउ इज इट टू बी, हाउ डू, वो कैसा हम रेक्टिफाई कर सकते? वो मुश्किल है वो करना। फिर ये है कि अगर बहुत कोई हाई प्रोफाइल चीज है और आपको लगता है दोबारा ये नहीं हो सकता, तो आप उसमें ग्राफिक्स वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कुछ उसको छुपाया जा सके। वो एक अलग चीज है। ऐसा अच्छा नहीं लगेगा, मतलब फिर उसमें एक मैकेनिकल इंटरवेंशन ही होगा जो अच्छा नहीं लगेगा। ओके ओके. जी जी सर ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आमतौर पे हर इंटरव्यूअर के साथ, मतलब हर गेस्ट के साथ वो क्वेश्चंस तो कंपलसरी ये करने ही है। ऐसे कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस है सर वो जो जिससे हमको प्रैक्टिस करने के लिए या कुछ जो सब उसको एक नेचुरल फ्लो में लाने के लिए कुछ ऐसा अगर वो क्वेश्चंस हमको मिले तो कुछ ऐसा प्रैक्टिस करने के लिए कुछ गुंजाइश नहीं? हाँ जरूर। आप ऐसे सोचिए 1 मिनट के लिए, अभी तो आप इस क्लासरूम में एक बतौर इंटरव्यूअर अपने रोल को थोड़ा तैयार कर रहे हैं आप, लेकिन अगर आप एक लिसनर या व्यूअर के रोल में ही रहते हुए सोचें कि अगर आपको कोई आपका पसंदीदा आदमी या औरत हैदराबाद का कोई एक ऐसा जिसको आप चाहते हैं बोलता हुआ देखना, एज अ व्यूअर, एज अ लिसनर, तो क्या चीज आपका जो सामने बैठा हुआ होस्ट है वो क्या पूछे, हर बार क्या पूछे जो आप पूछ रहे हैं मुझसे, इसको एज्यूम कीजिए थोड़ी देर के लिए कि आप क्या चाहते हैं कि पूछा जाए। वही जब आप इस होस्ट की कुर्सी पर बैठ जाएंगे तो वही सवाल आपको पूछना चाहिए जो आप चाहते थे कि ये पूछे। मेरा ख्याल है कि बहुत उलझाया नहीं मैंने, कुछ बात साफ की। थोड़ा सा उलझ गया होस्ट और थोड़ा उलझ गेस्ट गया है, हाँ। तो जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आमिर सिर्फ काउच पे बैठे हुए 2 लोगों को बात करता हुआ देख रहे हैं। बातचीत शुरू हो गई और खत्म भी हो गई। आमिर के दिल में ये बात रह गई कि ये सवाल पूछा जाता, जरूर पूछा जाता, शुरू में ही पूछा जाता। हाँ, हो सकता है कि आप ये जानना चाहें कि कोई वर्ल्ड कप की टीम जीत कर आई और उसका जो मैन ऑफ द मैच जो आदमी बना, उसने क्या सोचा था कि किसको मैन ऑफ द मैच होना चाहिए था। एक्चुअली मान लीजिए आप ये सवाल चाहते हैं कि जिसको मिला उसकी भी तो एक उसका भी एक ऑब्जर्वेशन होता है कि अगर मुझे न मिलता तो फला को मिलता। मान लीजिए एक सवाल आमिर ये सुनना चाहते हैं, तो ये सवाल मुझे पूछना चाहिए, जरूरी पूछना चाहिए। तो जो आप कह रहे हैं कि कोई एक ऐसा सवाल जो आपके एक पर्टिकुलर गेस्ट के साथ जरूर ही पूछा जाए, वो एक्चुअली आपकी अपनी एक्सपेक्टेशन से फ्रेम होगा। जी। और नहीं तो ऐसे सिंपल अगर कहने की कोशिश करूं कि भाई आप ये जरूर जानना चाहते हैं, किसी को प्रोफाइलिंग कर रहे हैं कि उसके बचपन से लेकर उसकी कामयाबी तक, तो आप ये जरूर जानना चाहते भाई कहाँ पैदा हुआ, बताइए जरा। तो वो कहेगा हम तो प्री पार्टीशन रावलपिंडी में पैदा हुए, या हम कुरनूल में पैदा हुए, या हम तो वैसे केरल के रहने वाले हैं। वो कुछ बताएगा। तो एक आपके लिए हमेशा हर बार ये जो पैदाइश की जगह है उससे आपको एक नई रोशनी
या एक नई इंसाइट मिलेगी। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। जी जी शुक्रिया। सर, इन रिसेंटली सर एक न्यू टाइप ऑफ वे ऑफ इंटरव्यू देखी सर मैं इसमें। रिसेंटली केटीआर आईटी मिनिस्टर, इस तरह से उनका कैंपेनिंग समझिए या नहीं तो इंटरव्यू भी एक प्रोफेसर के साथ ले रहे। प्रोफेसर नागेश्वर राव इज फेमस पर्सन एंड जयप्रकाश नारायण से क्वेश्चंस भी इस तरह से पूछ रहे कि कंट्रोवर्शियल, सुनने वालों को भी बहुत अच्छा डेप्थ ऑफ वे है सर वो आर्ग्यूमेंट्स में। तो इट्स वी कैन से इट्स ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू सर। आप चूंकि वो इंटरव्यू मैंने नहीं देखा, आपने जो बताया उसके बेसिस पर मैं ये कह सकता हूँ कि वो एक खास पर्पस से किया गया इंटरव्यू है, जो आज जितना रेलेवेंट है वो आज से 5 साल बाद उतना रेलेवेंट नहीं रहेगा, क्योंकि वो आज किसी खास जी पर्पस से जी, किया जा रहा है। सही बात है। हाँ, तो इतना जरूर है कि वो एक मोमेंट्री या एक किसी जिस एजेंडा के तहत किया जा रहा है उसको सर्व कर रहा है। तो वो भी एक, दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ अ फॉर्मेट और वन टाइप ऑफ इंटरव्यू। या जी इट्स पार्टी कैंपेनिंग भी बोल सकते हैं सर। बिल्कुल बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। ओके। हाँ जी इरफान जी, एक डाउट था। हाँ ये थियोरी में, हाँ। थियोरी में क्या ऐसा है कि लाइक दिस इंटरव्यूज आर ऑफ दिस मेनी टाइप्स एंड दीज आर द इंटरव्यूज, ऐसा कुछ है क्या थियोरी में? हाँ है। अच्छा, तो कैसे से कितने टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज है? वो शुरू में मैंने उस पर चर्चा की थी, वो एक अच्छा कुछ अच्छा, नोट्स ओके भी हैं, वो देन मैं शेयर करूंगा आपके साथ। हाँ ओके, सॉरी सर, मुझे बिकॉज आई डिडंट अटेंड, मे बी आई डिडंट नो। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मैं सालिहा हूँ। आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू ले सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, बिल्कुल। इंशाल्लाह मैं देने की कोशिश करूंगी। जरूर जरूर। शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया। यहाँ जो कुछ भी हम लोग बातें कर रहे हैं, जो भी उससे सीख पा रहे हैं या सिखा पा रहे हैं, उसको इसी तरह से छोटे छोटे एक्सरसाइजेस से कीजिए। मैं तो कहूंगा कि जैसे जितने शौक से आमिर भाई कर रहे हैं, तो इंतजार क्यों करें कि उनको को होस्ट अलग से बनाया जाए। वो अपने किसी ऐसे इम्पोर्टेंट आदमी के साथ जिसको समझते हैं उसके साथ एक ऐसे ही 2 मोबाइल कैमरे लगा के शूट करके एक छोटा सा बनाइए 5 मिनट का। सर एक चीज मैं ऑब्जर्व करा सर आपके, मैं ज्यादा नहीं देखा, मैं आपके वीडियोस 2 या 3 देखा हूँ इस दौरान, मगर वो पता ही नहीं चलता कि 40 मिनट्स कब हो गए। हाँ वो है, वो है। तो और इन दिनों कोविड के दौरान से अब तक जो है उसमें काफी ऑनलाइन मीटिंग्स अटेंड करा, मगर मैं कभी कैमरा ऑन रख के ऐसा बैठा नहीं, कैमरा ऑफ करके दूसरे कामों से सुन, ऑफ कोर्स आवाज सुनते रहता हूँ, लेकिन फोकसली ये फर्स्ट मेरा ये सेशंस है जो मैं आपका फोकसली सुन रहा हूँ। शुरू के सेशंस में कैमरा ऑन इसलिए नहीं कर रहा था, शायद कोई ऑब्जेक्शन होगा या फिर कुछ डिस्ट्रैक्शन होगा, लेकिन जब मैं ऑन करना शुरू करा तो कोई इतराज नहीं करे, तो मैं उसको ऑन रखा हूँ। जी तो ऑन रखने से क्या है, थोड़ा मेरे को भी और मतलब और उसका फोकस और बढ़ गया, मेरा कंसंट्रेशन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। इसीलिए मैंने जो बीच में एक असाइनमेंट दिया था आप लोगों को, किसी ने किया नहीं, कुछ भी नहीं किया, मतलब जो 3 चीजें हमने कही थी, तो किसी ने शायद आपने ही किया था, किसी ने किया था। 2 लोगों का कुछ आया था हमारे पास। एक जरा रिपीट करिए फातिमा। ना इरफान जी, वी विल ट्राई टू डू इट नाउ इट। अच्छा नहीं, मैंने ये कहा था, फिर भी कहता हूँ, दोबारा मैं दोहरा देता हूँ। मैंने कहा कि करीब 1 मिनट तक बोले जा सकने वाला एक टेक्स्ट लिखिए अपने लिए, कि 1 मिनट तक मैं इसको पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। तो वो 1 मिनट में कितने वर्ड्स होते हैं उसका एक मैकेनिकल हमने आपको अंदाजा दिया था, कि 1 सेकंड में हम लोग 3 वर्ड्स अगर बोलते हैं, तो उस पेस के हिसाब से 60 सेकंड्स में 180 वर्ड्स हो जाएंगे। तो 180 वर्ड्स लिखिए। और वर्ड्स मतलब कैसे हम काउंट करते हैं, जैसे आपने कहा मैं जा रहा हूं, तो मैं 1 वर्ड, जा
दूसरा रहा, तीसरा हूँ, चौथा। तो ये 4 वर्ड्स हो गए। इस तरह से कैलकुलेट कर लीजिए कि 180 वर्ड्स के आसपास, वो जरूरी नहीं है 80 हो, 190 भी हो सकते हैं, 160 भी रह सकते हैं। मोटा मोटी 1 मिनट तक सस्टेन करने का एक टेक्स्ट लिखकर अपने ऑडियो ऐप पर, जिसमें आप रिकॉर्डर ऑडियो होता है आपके फोन में, उस पर बोलिए। तो इससे 2 चीजें पता चलेंगी। एक कि आपने जो इरादा करके सोचकर लिखा था, वो जब आप उसे बोलने लगे तो लिखने का टेक्स्ट अलग होता है और बोलने का टेक्स्ट अलग होता है। आपको खुद बोलते वक्त लगेगा कि हम अब लास्ट मोमेंट पर इसमें ये वाला वर्ड चेंज कर दें, क्योंकि यहाँ पर आकर हम कुछ फंबल हो रहा है, 2 ऐसे वर्ड्स आपस में मिल रहे हैं जो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। तो ये राइटिंग और स्पीच का एक छोटा ये एक्सरसाइज था। दूसरा था एक अपने फ्रंटल कैमरा को ऑन करके आपको करीब 40 सेकंड तक एक्सटेम्पोर बोलना था, और इस तरह ऑन करके बोलना था कि जिससे आपका कैमरा स्टेबल रहे, आपके चेहरे पे लाइट पूरी पड़ती रहे, और आप सोच सोच कर कुछ एक्सटेम्पोर इम्प्रोवाइज करें। इम्प्रोवाइज मतलब कि कुछ भी लिखा हुआ नहीं था, आपके दिल में ख्याल आया, आपने बोलना शुरू किया। तो ये सब ऐसी चीजें होती हैं जब आपके सामने स्क्रिप्ट ना हो, सवाल आप चिंदी में देखना ना चाहते हो, तो भी आप कैसे बिना हेजिटेशन के फ्लो के साथ अपने पर्पस को, अपने इंटेंडेड मैसेज को आप कन्वे कर सकते हैं। ये एक दूसरा था। तो अगेन दोहराता हूँ लुबना मैम के लिए, एक के 180 वर्ड्स का टेक्स्ट पेपर पर लिखिए, ऑडियो ऐप में उसे बोलिए और वो रिकॉर्डिंग मुझे भेजिए, एक था। दूसरा था कुछ सोचिए और उसे 40 सेकंड तक एक अंदाजे से अपना सेल्फी वाला मोड का कैमरा या जैसे भी बैक कैमरा भी कैसे भी उसे स्टेबल करिए, ताकि आप कॉन्टिन्यूस कैमरे की तरफ देखते हुए बिना किसी कागज के सहारे के वो बोल सकें 40 सेकंड तक। और तीसरा था एक इंटरव्यू था उनका उदयन वाजपेयी का, वो मैंने देखने के लिए कहा था। ये छोटे 3 असाइनमेंट्स थे। वैसे तो कोई भी इंटरव्यू देख सकते हैं आप, लेकिन कोई एक देखने के लिए मैंने ये कहा कि कम से कम आपके पास भी फोकस्ड रहे कि चलो भाई उसको वेगली नहीं कह दिया गया कि कोई भी देख लो, एक ये असाइनमेंट की तरह नहीं कह दिया। ठीक है, तो कम से कम ये मान के चलते हैं कि ये जो 9 लोग अभी आज के क्लास में हमारे साथ थे, क्योंकि वो अपना बहुत ही कीमती वक्त हमारे साथ गुजार रहे हैं, कोई ऐसी चीज आपके जहन में हो जिस पर आप बात करना चाहते हो, तो आप हमको पहले से बता के रखिए। ग्रुप भी है, ग्रुप में बता सकते हैं, वहां पर मेरा अपना भी नंबर है, उस पर भी मेरे पर्सनल में भी बता सकते हैं, ताकि मैं ये ना हो कि आप कुछ और पर्पस से यहाँ हैं और वो बात नहीं हो रही है। ये जरूर है कि बीच में जैसे एक स्मृति नेगी आई थी, देहरादून से जुड़ रही थी, तो वो बार बार कुछ करंट अफेयर्स रिपोर्टिंग को लेकर मेरे ओपिनियन जानना चाह रही थी, जो कि इस सीरीज का पर्पस नहीं है। हालांकि पूछने के लिए तो समीना मैम भी पूछ रही हैं, फिर भी वो बनी हुई हैं। जितना मुझसे बन सकता है मैं उस सिलसिले में भी अपनी राय रख रहा हूँ, लेकिन वो एक अलग सीरीज या अलग सेशन की मांग करता है। उसके लिए मैं शायद एप्रोप्रिएट इंसान नहीं हूँ कि अगर जैसा कि स्मृति ने पूछा कि उन्होंने कोई चीज रिपोर्ट की, उस पर उनको FIR हो गई वगैरह वगैरह, वो मेरा अभी फील्ड नहीं है। मेरा फील्ड जनरली अभी इस आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन में, यानी इंटरव्यूइंग के फॉर्मेट में, प्रोफाइलिंग इंटरव्यू, लॉन्ग कॉन्वर्सेशन, लॉन्ग रिलैक्स्ड अनइंटरप्टेड कॉन्वर्सेशंस करके एक आदमी के सफर को, उसके थॉट्स को, अपने टाइम के बारे में, अपने प्रोफेशन के बारे में उसके क्या कंसर्न्स, ड्रीम्स हैं, उसके सक्सेसेस क्या हैं, उसके फेल्योर्स क्या हैं, और आज की तारीख में अपने प्रोफेशन के सामने वो क्या चुनौतियां देखता या देखती है, इस सब चीजों के बारे में एक लॉन्ग कॉन्वर्सेशन के फॉर्मेट पर हम लोग बातें कर रहे हैं। हालांकि इसमें आने वाली बहुत सारी बातें दूसरे फॉर्मेट के इंटरव्यूज में भी काम में आ जाती हैं, ये भी है। हमने कहा, मैं भी प्रिविलेज महसूस कर रहा हूँ आमिर भाई कि मतलब आपसे गुफ्तगू हो पा रही है, और कम से कम जो 8-10 लोग रेगुलर इस क्लास सीरीज में हैं, वो कुछ तो बेनिफिटेड हो ही रहे होंगे, जो शायद अपना कीमती वक्त हमारे साथ गुजार रहे हैं।
कुछ तो नहीं सर, कुछ तो ये बहुत लफ्ज के ये तौहीन हो जाएगी अगर कुछ ज्यादा ही बेनिफिट हो रहा हूँ मैं तो, स्पेशली इन माय केस। जी जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। नो वी ऑल एग्री विथ व्हाट आमिर इज टेलिंग, थैंक क्योंकि हम सबका, आप, मैं जैसे कल भी बता रही थी, यू आर एक्चुअली चिजलिंग और पर्सनालिटी, यू नो, कि खास करके जो बैकफुट की क्रिकेट की बात जो बताए ना आप, कि क्वेश्चन डजंट डिमांड एन इमीडिएट रिप्लाई, बट डिमांड सम थॉट। जी वो बिल्कुल कितना अच्छा, वो क्योंकि वो मुझे अच्छा अप्लाई होता हूँ मुझे आई थॉट अरे मेरी अच्छी इंप्रूवमेंट हो जा रही है आगे, बट आई रियली होप आई इम्प्रूव। लेकिन आपकी तो एकदम, एंड इतनी वर्ल्ड क्लास आप जो बोल रहे हैं, प्रीशियस चीज है। आई मीन खालिद और बोल इंडिया को हम बहुत शुक्रिया बोल रहे भाई, कि आप इरफान जी जैसे वो चीज को हमारे से इतना मिला के, इतनी नजदीकी हमारी पहचान करा के, आपसे सीखने का इतना मौका जो मिल रहा ना। थैंक यू लुबना और मैम। मैं कल बोली ना, मैं इंटरव्यूइंग द इंटरव्यूअर, मुझे तो आपको ही पहले करना है। तो बट आई एम जस्ट नाउ आस्किंग, क्योंकि क्यूरियोसिटी हो रहा, क्योंकि अभी आप बताए कि योर डोमेन आप ऐसा महदूद करें कि आई विल हैव लॉन्ग रिलैक्स्ड कन्वर्सेशंस, सो दैट वो आदमी का पूरी चीज निचोड़, या जो उनकी असलियत क्या है वो सब आना, ऐसा लोगों के लिए। तो मैं बस आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि what what is the social benefit you saw in that, कि जब आप पर्सनालिटीज को कर रहे हैं, और आपके माइंड में क्या रहता, इस बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को आप उतार लिए आपके शोज में, तो आपके माइंड में क्या था कि व्हाट इज दैट पहलू, इस कुछ पहलू था क्या माइंड में कि ये उतारना, इनका ही निकालना, मैं ये, ऐसा कुछ था क्या? जरा हाँ ये थोड़ा क्लैरिफाई दीजिए ना। बिल्कुल, हाँ। देखिए उस बारे में अलग अलग दूसरे इंटरव्यूज में मैं खुद बोल चुका हूँ, वो अलग बात है। लेकिन अभी अभी मौका है कि जब आप पूछ रही हैं तो आप ही को बताऊं। उसमें एक चीज ये है कि खासतौर पर एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म में मैंने पाया कि ऊपर ऊपर की बातें होती हैं। यानी कि एक सेलिब्रिटी को और भी बड़ा सेलिब्रिटी बना दिया जाए, हाई पेडेस्टल पर बैठे हुए आदमी को और हाईएस्ट पेडेस्टल पर बैठा दिया जाए। यानी कि ऐसे लोग जिनकी बातों से, जिनके थॉट से, जिनकी जिंदगी जीने के नजरिए से लोग इंस्पायर होते हैं। आप आइडियलाइज करना सोसाइटी में शुरू करते हैं। जब आप कोई अचीवर होता है तो आप सोचते हैं कि एक दिन हम भी ऐसा करें। मान लीजिए कि कोई बैडमिंटन खेलना चाहता है और उसको लगता है कि वो साइना नेहवाल की जिंदगी के बारे में जाने। अब साइना नेहवाल को अगर कोई कंपनी, कोई इमेज मेकिंग कंपनी उससे सिर्फ कुछ कपड़े या कॉस्मेटिक्स या स्पोर्ट्स के सामान बिकवाना चाहती है, तो वो कंपनी चाहेगी कि उसको रियल साइना नेहवाल किसी को दिखाई ना दे, ताकि वो एक इमेजिन्ड प्रोजेक्टेड एक इमेज के जरिए प्रोडक्ट बेचा जा सकता रहे। तो जैसे ही एक रियल पर्सनालिटी आपके सामने बरामद की जाती है तो उसमें उनका एजेंडा फेल हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि बड़े बड़े इवेंट्स में जब सेलिब्रिटीज आते हैं तो उनको बाउंसरों के जरिए दूर रखा जाता है। सिर्फ इसमें नहीं, मतलब सोशल कल्चरल मिलियू में ही नहीं, बल्कि पॉलिटिक्स और ऐसे दूसरे इन्फ्लुएंस के एरियाज में भी जो लोग आते हैं उनको वो लोगों के पास ना जा सकें, वो दूर से देखे जा सकें, उनके ऊपर फूल बरसाए जा सकें, वो दूर से हाथ हिला सकें। तो ये सब करते हुए हम उनसे कोई एक ह्यूमन कनेक्ट नहीं बना पाते। मेरा हमेशा से, और खास तौर पर ये चूंकि प्रोग्राम मैंने पार्लियामेंट के टीवी चैनल के लिए डिजाइन और डिवाइस किया और उसको एक्सरसाइज किया, तो पार्लियामेंट की तो स्ट्रेंथ ही ये है कि वो हमारी जो डेमोक्रेसी है वो हर किसी को ये मौका देती है कि अगर किसी भी तरह के सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड के आप हैं, डेमोक्रेसी की ब्यूटी ये है कि आप उस कंपटीशन में अपने आप को डाल सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं, तो आगे आप बढ़ सकते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप किसी प्रिविलेज्ड क्लास के और प्रिविलेज कम्युनिटी के ही हों। डेमोक्रेसी आपको, जिसको कहा जाता है कि आज एक चाय वाला प्रधानमंत्री बना हुआ है, देखिए अब ये लोकतंत्र की ताकत है कि चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, ये सब बातें जो कही जाती हैं इसीलिए कही जाती हैं कि
एपीजे अब्दुल कलाम एक बहुत मॉडरेट घर से आकर के किस तरह से एक मिसाइल मैन बन जाते हैं, वैसे बहुत सारे लोगों की रैग्स टू रिचेस की कहानियां हैं। और जब आप उनके मुंह से वो कहानियां सुनते हैं, यानी कि उनके सामने से इर्द गिर्द से गेटकीपर्स हटा देते हैं, बाउंसर्स हटा देते हैं, अब वो आपके दिल के करीब आकर जब ये कहते हैं, जैसा मैंने बताया था आपको कल परसों में, कि जॉन अब्राहम जब मेरे सामने बैठकर ये कहते हैं कि उन्हें सादगी पसंद है, क्योंकि उनकी माँ ने उनको सादगी सिखाई है और वो इतने सादा रहना चाहते हैं कि वो हवाई चप्पल पहनकर भी स्टूडियो चले जाते हैं। ये बात मेरे साथ कहने से पहले कभी भी जॉन अब्राहम ने किसी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट को नहीं बताई। मुझे इसलिए बताई क्योंकि मैंने उनके कंधे पर हाथ रखकर उनके दिल को छूते हुए अपना इरादा साफ किया कि हम आपसे इसलिए नहीं ये पूछ रहे हैं कि आप कोई गरीब साबित हो जाएंगे अगर आप हवाई चप्पल पहने होंगे, बल्कि हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी अपनी जिंदगी के इन्फ्लुएंसेस क्या हैं, आपके वैल्यूज क्या हैं, आप माँ की बात करते हैं तो उसके पीछे क्या है। तो ये जैसे ही आप एक इंसान के पीछे, यानी सेलिब्रिटी के पीछे जो इंसानी स्केलेटन है उसको, यानी धूल, उसकी जो सेलिब्रेशन की धूल को झाड़कर उसको एक ह्यूमन की तरह बरामद करने का इरादा, ये है कुल मिलाकर इस लॉन्ग फॉर्म रिलैक्स्ड एक्सप्लोरेटरी हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन का पर्पस, कि हम एक आदमी को सिर्फ गॉड और डेमी गॉड ना बनाए, बल्कि देखने वाले को लगे कि अगर जॉन अब्राहम भी अचीव कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, अगर एपीजे अब्दुल कलाम भी अखबार बेचते हुए मिसाइल मैन बन सकते हैं तो मैं भी बन सकता हूँ। इसमें गेटवेज इसीलिए बनाता है बाजार, ताकि वो उसको फिटिशाइज कर सके, उसको ऑब्जेक्टिफाई कर सके, उसको ऑब्जेक्टिफिकेशन कर सके, यानी कि आप कोई प्रोडक्ट बेच सकें, इसके लिए आपको जरूरी है कि आप लोगों की पहुंच से दूर रह सकें। तो ये जो पहुंच से दूर रहने की प्रैक्टिस है ये, कि आपको ये पूछा जाए कि आपने नई कार कौन सी खरीदी या आपने नया बंगला कौन सा खरीदा, और इस तरह से आप एक जो आपका एडमायरर है, जो फैन है, जो आपकी बात से असरअंदोज होता है, उस आदमी को आप अपने आप से दूर कर देते हैं। और दूर करता कौन है? वो नहीं करता जो ये कहता है कि देखो मैं बहुत सक्सेसफुल तो हो गया, मैं रिच और वेल्दी हो गया, लेकिन मेरे दिल की बात किसी ने नहीं सुनी। ये जो दिल की बात है यही मैं इस शो में सुनने की कोशिश करता हूँ। डॉक्टर लुबना, उम्मीद है कि मैंने सही आपके जवाब के कहीं आपके सवाल के आसपास में। यस, वो आई मीन इतना अच्छे तरीके से आपने समझा है कि यू एक्चुअली वांट द जो आप बोले ना सेलिब्रेशन की धूल निकाल के अंदर की बात वो है पूरा कहानी। एंड सोशल इंटरेस्ट, एक्चुअली इसमें बहुत सारा सोशल इंटरेस्ट है जो आप जो कर रहे हो काम में, जी, उनकी जो बेसिक चीज है आप उसको, और एक्चुअली इवन दो द पर्सन इज ड्यूटी दी, अभी जो एक्टर बनने के बाद उसके साथ जो आने वाली पॉम्प में ढकेले जाते हैं, लेकिन उनका दिल कहीं ना कहीं, अरे आई वांट टू डू दैट स्मॉल थिंग, दैट स्मॉल थिंग, स्मॉल थिंग्स में जो जॉय है वो उनको नहीं मिल सकती है। तो वो चीजें आप बाहर निकाल के द ह्यूमन ऑफ द फेमस पर्सनालिटी आप सबके सामने रख रहे हैं, so that there's more relation between the person and the बिल्कुल public बिल्कुल person. बिल्कुल। और इसीलिए मैं इस काम को नेशन बिल्डिंग का काम इसलिए कहता हूँ। जैसे मैं अभी पढ़ रहा था, पिछले 2-3 महीने पहले मुझे हरींद्रनाथ चट्टोपाध्याय की ऑटोबायोग्राफी का पहला पार्ट मिला। जब मैं हरींद्रनाथ चट्टोपाध्याय कह रहा हूँ, मुझे उम्मीद नहीं है कि इस रूम में मौजूद अभी ये 9 लोगों में से किसी को भी हरींद्रनाथ चट्टोपाध्याय का नाम सुनकर कुछ रिलेट कर पा रहे होंगे, जबकि अगर ऐसा है, मतलब अनफॉर्चुनेटली ना हो, मैं तो ये विश करता हूँ, लेकिन अगर मैं कहूँ हरींद्रनाथ चट्टोपाध्याय और हैदराबाद में बैठे हुए मेरे साथ इस वक्त 9 लोग रूम में ब्लैंक आंखों के साथ मुझे देखने लगे कि कौन हरींद्रनाथ चट्टोपाध्याय, तो मैं कहूंगा कि यहीं पर वो नेशन बिल्डिंग का काम कोई मिसिंग रह गया, जो मेरा काम है कि मैं उस काम को करूं। यानी कि ये जो निजाम कॉलेज है उसको बनाने वाले उनके फादर थे, मतलब हरींद्रनाथ के फादर, मतलब हैदराबाद में ही पैदा हुए हरींद्रनाथ, और वो सरोजनी नायडू के सबसे बड़ी सरोजनी नायडू, सबसे छोटे हरेंद्र। तो हरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय के बारे में क्या हैदराबाद में
कोई मॉन्यूमेंट बनाया गया, कोई मेमोरियल बनाया गया, कोई किताब चर्चा में होती है, मतलब जबकि वो फिल्मों से लेकर, राइटिंग से लेकर, टीचिंग से लेकर, कल्चर के स्फीयर में इतना बड़ा नाम, और खुद वो एमपी रहे, मतलब यहाँ से आपके आंध्र प्रदेश की किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से, शायद विजयवाड़ा या कहीं से वो एमपी रहे, मतलब शुरुआत में। तो एक इतना बड़ा आदमी, उसके बारे में हैदराबाद की सोसाइटी में आप जैसे लोग जो अवेयर हैं वो क्यों नहीं जान पाते? क्योंकि हैदराबाद में मेरे जैसा कोई कॉन्वर्सेशनलिस्ट जिम्मेदारी के साथ उनके साथ एक लंबी रिलैक्स्ड एक्सप्लोरेटरी हार्ट टू हार्ट बातचीत को रिकॉर्ड करके नहीं संजो पाया। मैं तो सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूँ, आप हर रोज अपने हैदराबाद में ही, और मैं तो खुद वहां गया जब हैदराबाद, तो एक पूरा सीजन मैंने हैदराबाद के इंपॉर्टेंट लोगों के साथ, जिसमें ये जो विनय वर्मा है एक थिएटर में, एक मोहम्मद अली बेग हैं, उसमें और भी लोग थे, विजेंद्र थे, तो जो जो लोग भी मुझे नजर आए, मैंने उनके साथ वो कन्वर्सेशन किया। मैंने बी नरसिंह राव के साथ भी किया, जो कि एक फिल्म मेकर हैं। तो कहने का मतलब, जितना मुझे हैदराबाद सीजन में 10-12 लोगों के साथ मैं कर पाया, वो काम तो स्टेट लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट को करना चाहिए, या आप जैसे अवेयर लोगों को करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ आर्ट कल्चर और ग्लिटर ग्लॉस की दुनिया में, बल्कि आप अपनी फील्ड ही ले लीजिए। हम कह रहे हैं कि आप अगर एनवायरनमेंट को लेकर, या एग्रीकल्चर को लेकर, या वाटर कंजर्वेशन को लेकर आप काम कर रही हैं या कर रहे हैं, तो हैदराबाद में क्या आपसे पहले लोगों ने नहीं किया? आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, 80 साल पहले क्या किसी ने वाटर कंजर्वेशन पे कोई काम नहीं किया? अगर किया तो वो कैसा था, बोलता कैसे था, कपड़े क्या पहनता था, उसके कंसर्न्स क्या थे? आज से 40 साल पहले हैदराबाद के इकोसिस्टम को लेकर क्या बातें हुआ करती थी? ये सब बातें, इसीलिए मैं कहता हूँ ये नेशन बिल्डिंग का काम है, कि हम अपने एल्डर्स को, अपनी जो लीगेसी स्टोरी टेलर्स हैं, उनको इस लॉन्ग रिलैक्स्ड कन्वर्सेशन के जरिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ऑडियो विजुअल डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपके पास फैसिलिटीज की कमी है। मतलब सिनेमा बनते हुए हम लोगों के यहाँ 100 साल से ज्यादा वक्त हो गया, यानी कि कैमरे थे, ऑडियो रिकॉर्डिंग थी, सब कुछ होने के बाद भी, और बहुत दूर ना जाइए। मैं तो कहता हूँ कि आपने अपनी दादी का कोई एक अच्छा सा फोटो खींच के रखा, हो सकता है कि इस्लाम में फोटो खींचने की मनाही हो, ये एक नया टैबू, एक अलग बात है, लेकिन चलो भाई आवाज रिकॉर्ड कर लेते, चलो भाई कुछ नहीं करते तो दादी को छोड़ दीजिए, पड़ोसिन की किसी नॉन बिलीवर की लीगेसी स्टोरीज आपने इकट्ठा की, तो ये कैसे एक जनरेशन दूसरे जनरेशन तक विजडम इम्पार्ट करती है, ये बिना डॉक्यूमेंटेशन के हो ही नहीं सकता। तो ये पर्पस, मैं इसको सिर्फ सेलिब्रिटी की धूल झाड़ना तो वो एक चीज हुई, नॉन सेलिब्रिटीज के साथ भी इस पूरी प्लेलिस्ट में ऐसे लोग हैं जो कभी भी आप उनको सेलिब्रिटी की तरह नहीं जानेंगे, लेकिन वो, उनके पास नॉलेज है, विजडम है, उनके पास मतलब एम्पल एक्सपीरियंस है, वो अपने साथ लेके मर जाएंगे, या भूल जाएंगे, या बीमार हो जाएंगे, या एमनेशिया के शिकार हो जाएंगे, डिमेंशिया के शिकार हो जाएंगे। सर आपके जवाब से एक सवाल और पैदा हो गया। उसको आप एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म में बता रहे, तो ये आप जो कर रहे हैं उसको क्या वर्ड, मतलब स्पेसिफिकली कोई है, या आपके लिए कुछ अब एक नया वर्ड क्रिएट किया जा सकता है? मैं उसको सोशल एंथ्रोपोलॉजिकल डोमेन ही मानता हूँ। मतलब वो एग्जिस्ट है नहीं, वो आप मानते हैं? मतलब वो अगर मैं गूगल में मारूं के सोशल, ये जो आप वर्ड बोले हैं, तो इट इज एग्जिस्टिंग, या आपके काम से वो मिलेगा? अच्छा, मिलेगा। क्या क्या बोले आप, वो क्या है वो वर्ड? सोशल एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज समझिए। अच्छा, जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया। इरफान जी, आई वांट स्पेशल थैंक्स इरफान जी, जो आप बताए कि ये जो एनवायरमेंटल फील्ड में हो, जो 40-50 साल की पहले की बातें अगर हम खोजने लगे, और उन साइंटिस्ट या जबकि लोग जो एक्टिविस्ट हो या साइंटिस्ट एक्सपर्ट्स हो, उनसे अगर हम बुलवाएंगे तो कई कई सॉल्यूशंस भी उसमें से निकल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात मीरा, इट वाज सो एकदम किसी के फील्ड से रिलेटेड आप कैसा इंटरव्यूज निकाल के, और आप एक बात बताइए, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द लेगेसी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप बता दी है इरफान जी, कि हम जैसे लोग जो एक्टिविस्ट कई कई फील्ड्स में है, एजुकेशन, एनवायरनमेंट एंड अदर थिंग्स, तो हम लोग इसको एक पुराने एक्टिविस्ट को ऑफ हाई नॉलेज एंड इंटीग्रिटी, उनको अगर हम इंटरव्यू कर रहे हैं तो बहुत सारा कुछ डॉक्यूमेंट हो जाता है उसमें, वो इंटरव्यू। बिल्कुल बिल्कुल। I think you were on the dot by giving me the example in this
माय ओन फील्ड कि आप ऐसा क्यों नहीं करते, क्योंकि आप पहले नहीं हो, काफी लोग कर चुके हैं। दैट वाज अ वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट एंड टेक अवे फॉर मी। जी तो जी। शुक्रिया इरफान जी। आप खुद सोचिए इसको, अगर दूसरे छोटे छोटे एग्जांपल्स पे अप्लाई कीजिए कि हम लोगों के यहाँ सब चीजें कुछ इंडिजिनसली भी डेवलप की जाती हैं, कुछ टेक्नोलॉजी की जाती है, कुछ जिसे हम लोग जुगाड़ कहते हैं, कि जरूरी नहीं कि कोई चीज किताब में ही लिखी हो। कोई मोटर मैकेनिक होगा, वो कुछ एक ऐसा जुगाड़ कोई चीज बना देगा किसी चीज को रिपेयर करने का, जिसने अपने कई बरसों के एक्सपीरियंस से वो सॉल्यूशन निकाला। वो किसी किताब में नहीं लिखा था, उसके उस्ताद ने नहीं बताया, उसके सामने कोई मसला आया, उसने उसे सॉल्व किया। उसी तरह से अब जैसे मेरे घर में एक प्लम्बर आया, उसने कहा कि जो गीजर है उसमें से कॉपर पाइप निकलता है, वो कॉपर पाइप को मोड़ने के लिए बोला कि आसपास कहीं कोई बालू होगी क्या। अब आसपास कोई बालू, कोई कंस्ट्रक्शन साइट थी नहीं, तो बालू हम कहाँ से लाते। फौरन ही वो बोला कि क्या घर में नमक होगा। अब आप सोचिए कि जो काम बालू कर सकती थी, उसने नमक से उसको किया, यानी पाइप में पूरा नमक भरा, क्योंकि वो दोनों का एक ही पर्पस है, वो जब स्टिफ हो जाएगा तो पाइप मोड़ने पर टूटेगा नहीं। अब ये छोटा सा एक्सपीरियंस जो है वो कैसे पास ऑन होगा, ये इससे भी होगा कि अगर लोग बहुत तरह की चीजें करते हैं और उनके पास हुनर या एक्सपीरियंस या विजडम की बातें वो सब है, और लाइफ वैल्यूज वो भी हैं। और अभी एक और चीज जो खासतौर पर फैमिली एल्डर्स के साथ होके रखी हुई है, जैसे जैसे हम लोग ज्यादा वेल्थ और ग्रीड की तरफ बढ़ रहे हैं, फैमिली एल्डर्स घर में अबंडेंट पड़े हुए हैं। बहुत सारे जितने ज्यादा से ज्यादा रिच और सक्सेसफुल लोग हैं, उनके घरों में फैमिली एल्डर्स बहुत ही अबंडेंट, फेंके ठुकराए हुए से महसूस होते हैं। तो उनके पास भी तो कहानियां हैं, और उनके बच्चे चले गए, कहीं कोई ऑस्ट्रेलिया पढ़ने चला गया, कोई जर्मनी चला गया, जबान जो बोली जाती थी उसका एक बिल्कुल नया रूप सामने आ गया। तो अपने दादा से, दादी से, या जो भी उनका सिर्फ उतना ही रिश्ता रह जाता है, कभी होली दिवाली ईद बकरीद आए तो 2 घड़ी बैठ गए, बाकी वो एक वेजिटेटिंग लाइफ जी रहे हैं। और हम ये कर रहे हैं अपनी वैल्यूज और अपने ह्यूमन रिलेशनशिप के साथ। इसके साथ भी यही लीगेसी की कहानी, और आपकी कहानी आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। आप ही हैं जो ये बताएंगे कि आपने कैसे एक जिंदगी को जिया, आपने आपके बिलीव्स क्या थे, सक्सेस और सेटिस्फैक्शन को लेकर आप क्या सोचते हैं। ये सारी चीजें तब होंगी जब बातें होंगी, और वो बातें रिकॉर्ड करके एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को पास की जाएंगी। हम लोग सोचिए, यही नॉन और सेलिब्रेटरी दुनिया के कितने ही लोगों के बारे में सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं आज कि वो कैसे रहे होंगे, क्या पहनते होंगे, कैसे उठते होंगे, कितने लंबे रहे होंगे, मोटे रहे होंगे, दांत उनके आगे से कैसे होंगे। ये सब चीजें ऑडियो विजुअल डॉक्यूमेंटेशन की फैसिलिटीज होते हुए हम नहीं करते। तो ये एक उस इसी सब का ये एक्सटेंडेड पर्पस या ये ऑब्जेक्टिव है जो मैं कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि सब लोग इस काम को करें, जो जहां है वो वहीं अपने लेवल पर करें। हाँ, शुक्रिया इरफान जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू एवरीवन। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत जज़ाकल्लाह खैर।